नमस्कार। दैनिक जागरण के इस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आज सुबह में भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट यानी 0.25% की कटौती करने का फैसला किया है। इस तरह से देखा जाए तो इस कैलेंडर ईयर में रेपो रेट में 125 अंकों की कमी हो चुकी है, यानी 1.25% की। रेपो रेट अब जो है 5.25% पे आ चुका है। इसका क्या मतलब है? क्या इसका मतलब यह है कि भारत में जो बैंक कर्ज देते हैं उसकी दरों में और कमी आ सकती है? और भारतीय रिजर्व बैंक की जो आज दो और बड़े फैसले हैं उनका क्या मतलब है? इन सभी विषयों पर बात करने के लिए आज हम लोग उपस्थित हैं और मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी राजीव कुमार हैं, जो अर्थ पे लिखते हैं दैनिक जागरण में, और ये वित्त मंत्रालय और बाकी सब जो आर्थिक मंत्रालय है उसको देखते हैं, बहुत करीब से देखते हैं। तो इस विषय पे हम लोग चर्चा करेंगे। राजीव जी, सबसे पहले ये बताइए, रेपो रेट में इस बार कमी हुई, इस साल 125 बेसिस पॉइंट की कमी हुई है इस कैलेंडर ईयर में, तो क्या इससे ब्याज दरों पे असर पड़ता दिख रहा है? क्या आम आदमी को सस्ती दरों पे होम लोन, ऑटो लोन मिलने की संभावना है? क्या उसकी दरों में कटौती होती देख रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल, 25 आधार अंक की जो आज कटौती का फैसला है, इससे जाहिर सी बात है जो है ब्याज दर कम होगा। और ये लोन, जितने भी प्रकार के लोन है, चाहे वो होम लोन हो, ऑटो लोन हो, अन्य प्रकार कोई भी लोन हो, तो उसमें जो है बैंकों को कहा जाएगा कि आप भी 25 आधार अंक जो है ब्याज दर में कम करें। हालांकि इसमें कई बार ये देखने में आया है कि बैंक जितना, आरबीआई जितना तेजी से रेट घटाता है उतनी तेजी से बैंक ग्राहकों को पास ऑन नहीं करता है, और कई बार आरबीआई को दखलंदाजी करना पड़ता है, उनको रिमाइंड कराना पड़ता है कि भाई हमने इस रेपो रेट को कम किया है, आप भी जो है इस ब्याज दर में कमी कीजिए। और अभी भी जितना आरबीआई की तरफ से रेपो रेट में कटौती की गई है अभी तक पिछले 1-1.5 साल में, उतना जो है सारे बैंक उसको पास ऑन अभी नहीं किए हैं। कई बैंक ऐसे हैं जो अभी थोड़ा कम ही पास ऑन किया है जितने आरबीआई के मुकाबले। लेकिन आरबीआई चाहता है ये रेपो रेट में कटौती जो है वो, तो इससे हमारा होम लोन और ऑटो लोन और अन्य सभी प्रकार के लोन तो सस्ते होंगे ही, ईएमआई जो है उसमें भी कमी आएगी। लेकिन इसका मुख्य जो उद्देश्य ये है कि घरेलू बाजार को में मांग और पैसे का फ्लो उसको बढ़ाना है। क्योंकि अभी जो है वैश्विक हालत खराब है और हमारा जो एक्सपोर्ट है वो अक्टूबर में गिर गया है। जो आरबीआई गवर्नर ने भी कहा है कि हमारा निर्यात जो है वो अक्टूबर में गिर गया है और निर्यात बढ़ाने की बहुत संभावना अभी दिख नहीं रही है। अमेरिका ऑलरेडी हम पर 50% का शुल्क लगा चुका है। तो ऐसे में जो है हम घरेलू अर्थव्यवस्था को कैसे मजबूत करें, तो एक कारण ये भी है जो आरबीआई की तरफ से इस ब्याज दर में कटौती की गई है। दूसरा, महंगाई जो है वो कम हो गई है। तीसरा, हमारा जो Q2 का जो चालू वित्त वर्ष की जो दूसरी तिमाही का रिजल्ट आया है जीडीपी का, वो 8.2% है। तो महंगाई का कम होना, आर्थिक व्यवस्था वृद्धि दर सही रहना, और तीसरा जो है एक्सपोर्ट वाय जो हमारा एक्सटर्नल मार्केट है उसमें हलचल की वजह से, इन सब को देखते हुए मतलब राजीव जी, शायद आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो चुनौतियां थी भारतीय इकोनॉमी के समक्ष पिछले कुछ दिनों से, जो अमेरिका ने जो ड्यूटी लगाया था भारतीय निर्यात पर, उससे जो चुनौतियां थी उसको काटने के लिए सबसे पहले जीएसटी दरों में कम की गई, और उसको ही आगे बढ़ा रहा है ये रेपो रेट में कटौती, ताकि घरेलू मांग में मजबूत। तो क्या राजीव जी, इससे विशेषज्ञों का क्या मानना है कि क्या इससे देश की आर्थिक व्यवस्था जो है वृद्धि दर कितनी रहेगी, और आरबीआई इस बारे में आर्थिक मौजूदा जो हालात है उसमें आर्थिक वृद्धि दर को कितना देख रहा है? नहीं, देखिए आरबीआई अभी जो हमारा Q2 का जो रिजल्ट आया, यानी कि जो दूसरी तिमाही का रिजल्ट आया है, उस दिन जीडीपी का जो विकास दर अनाउंस हुआ है, तो वो 8.2% है। तो अब 8.2% Q2 में हुआ, वो 7.5% Q1 में था। दोनों को मिलाकर 8% जो है पहली छमाही में हमारी वृद्धि दर पहुंच चुकी है। तो आरबीआई इसको देखते हुए, दूसरा जो हमारे इंडिकेशन है, इंडिकेशन मतलब कि जो हमारे घरेलू हालात हैं, जो हमारी बुआई है, उसके अलावा जो एमएसएमई का प्रदर्शन है, उसके अलावा जो इन्वेस्टमेंट है, घरेलू मांग है, रूरल ग्रामीण मांग है, इन सब को देखते हुए आरबीआई ने पूरे वित्त
वर्ष के लिए जो है 7.3% वृद्धि दर रखने का अनुमान लगाया है, और ये आरबीआई ने बढ़ा दिया है ये। मतलब इन तमाम चुनौतियों के बावजूद हमारा देश जो है वो 7% से अधिक वृद्धि दर ले रहा है, और कल फिच ने बढ़ाया है, आज आरबीआई ने बढ़ा दिया, जबकि आरबीआई इससे पहले आरबीआई का जो अनुमान था वो 6.8% था। 0.5% आरबीआई ने अपने अनुमान में वृद्धि कर दी। यहाँ तक कि जो हमारी तीसरी तिमाही का जो वृद्धि दर है, बढ़ोतरी दर है, वो 7% रहने का अनुमान लगाया है आरबीआई ने, और हो सकता है वो ज्यादा भी चला जाए, क्योंकि अक्टूबर नवंबर में जो है काफी खरीदारी हुई है। तो शायद हम लोग तेज आर्थिक विकास हासिल करने वाले देश के प्रमुख अर्थव्यवस्था में सबसे ऊपर बने रहेंगे। लेकिन राजीव जी, आपने एक बात महंगाई दर की कही थी, और आरबीआई ने भी मान रहा है कि महंगाई दर की स्थिति बहुत अच्छी है, और आंकड़े जो सामने आ रहे हैं उसमें भी है। आरबीआई ने पूरे साल के लिए जो महंगाई दर का लक्ष्य है 2% रख दिया है। दर्शकों को हम बताना चाहेंगे, आरबीआई 5 साल के लिए महंगाई का एक वो तैयार करता है, एक क्राइटेरिया तैयार करता है, और जो उसके मुताबिक भारत, आरबीआई की जिम्मेदारी है कि भारत में 4% की महंगाई दर को बरकरार रखा जाए। उसमें 2% नीचे या 2% ज्यादा हो सकता है, यानी 2% जो मिनिमम महंगाई दर का जो आरबीआई की तरफ से निर्धारित लक्ष्य है वो इस साल रहने वाला है। ये पिछले कई वर्षों में, मुझे तो याद नहीं आ रहा है पिछले 2 दशक में महंगाई दर की स्थिति इतनी अच्छी रही हो कि 2%, मतलब अच्छी बुरी तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन महंगाई की दर जो 2% पे रही हो, ये पिछले कई वर्षों में मुझे याद नहीं आ रहा है। तो राजीव जी, मेरा आपसे मैं जानना चाहूंगा, आप चूंकि महंगाई दर पे हमेशा लिखते रहे हैं कि 2% की महंगाई दर जो है, क्या हम आम जनता को महसूस हो रहा है कि महंगाई कम है? देखिए, महंगाई में कई चीजें शामिल होती हैं, और हमारे यहाँ जो महंगाई दर मापने का थोड़ा सा हम एक लाइन में बताना चाहेंगे कि हमारे यहाँ जो महंगाई दर जो मेजर किया जाता है, मापा जाता है, उसमें मुख्य हिस्सेदारी जो होती है वो खाद्य वस्तुओं की है अभी। ठीक है ना? तो लगभग 45-50% जो है उससे ज़्यादा हिस्सेदारी खाद्य वस्तुओं की हो जाती है, जिसमें चीनी है, खाद्य तेल है, सब्जी है, फल है, अंडा है, मांस मछली है, अनाज है, तो इनकी हिस्सेदारी काफ़ी होती है। तो इसीलिए आप देखेंगे कि जब भी महंगाई दर आती है तो महंगाई दर के साथ खाद्य वस्तुओं की महंगाई दर भी अनाउंस होता है, चूंकि वो पर्पस है कि हमारा भाई खाद्य वस्तुओं की महंगाई दर, चूंकि इंडिया में अगर आप खाने में ही सारा पैसा खर्च कर दीजिएगा और वो तो आपके पास पैसा नहीं बचेगा। मेन क्या है कि अगर महंगाई दर कम होती है तो आप, यानी कि आपके पास पैसा है दूसरी चीजों को खरीदने के लिए। तो इसलिए आरबीआई अभी जो आज बोला, जो जैसा कि आपने बताया कि ये महंगाई दर का न्यूनतम दर जो आरबीआई फिक्स करती है 2% ऊपर नीचे या 10%, ठीक है। तो हमारे जो महंगाई दर है वो अभी 1.8%, मतलब काफी 1.2 से 8 पर चल रहा है। तो ये यानी कि 2% से भी नीचे महंगाई दर आ गई है, और पूरे Q3 में जो है वो 2% महंगाई दर रहने का अनुमान लगाया गया है। तो ये जो अनुमान है इसको देखते हुए, चूंकि महंगाई दर पिछले 2-3 महीनों से काफी कम है, यहाँ तक कि खाद्य वस्तुओं की महंगाई दर जो है वो उसमें गिरावट है, यानी कि पिछले साल अक्टूबर के मुकाबले, पिछले साल नवंबर के मुकाबले हमारे जो खाने पीने की चीजें हैं वो सस्ती हुई हैं। दाल की कीमत गिरी है, उसके अलावा मुख्य रूप से जो है वो मसाला जो है वो सस्ता हुआ है। सब्जी, खास करके सब्जी के बारे में जो कहा जा रहा है, पहले आप देखते हैं टमाटर अचानक से इस बरसात में अगस्त सितंबर में 100 रुपए किलो हो जाता था, तो इस बार इन सब चीजों से परहेज रहा है। इस वजह से जो है महंगाई दर थोड़ी जो है, लेकिन दूसरी तरफ जो है खाद्य वस्तु, जो हमारा जो खाद्य तेल है वो थोड़ा महंगा हुआ है पहले के मुकाबले, जो उसमें तेजी आई है। हो सकता है आने वाले समय में चीनी भी महंगी हो, इस पर चीनी का उत्पादन कम है। तो लेकिन फिर भी महंगाई जो है वो ईज है, महंगाई में नरमी है, और यही वजह है कि आरबीआई को एक स्पेस मिला है दरों में कटौती का। राजीव जी ने बहुत अच्छी एक बात बताई जो हम लोग मिस कर जाते हैं कि महंगाई दर की जो सरकार तय करती है उसमें मेजर हिस्सा खाद्य उत्पादों का होता है। और चूंकि भारत एक गरीब और विकासशील देश है, गरीब तो नहीं कहा जाएगा, एक विकासशील देश है, जिसमें जो अभी कुछ साल पहले तक जो एक एवरेज भारतीय परिवार होता था उसके आय का बहुत बड़ा हिस्सा खाने पीने में जाता था। अब ये धीरे धीरे चेंज हो रहा है, ये सरकार का डाटा भी बता रहा है कि धीरे धीरे चेंज हो रहा है, और भारत के जो लोग हैं वो दूसरी चीजों पे, जैसे पहनावे पे,
मनोरंजन पे, उन सब चीजों पे, उपभोक्ता पे वस्तुओं पे खर्च करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम पे खर्च करते हैं। तो क्या राजीव जी इन सब चीजें जो हैं ये महंगाई दर में अभी शामिल नहीं है या है लेकिन अभी अब आने वाले समय में इसमें चेंज आने वाला है। ये अच्छा। इस पे हम लोग बाद में कभी चर्चा करेंगे कि अब अभी आने वाले समय में मोबाइल फोन को भी महंगाई दर में शामिल किया जाएगा। सूचकांक है, महंगाई दर की सूचकांक है, उसमें भी 30-35 आइटम्स को शामिल किया जाता है। अच्छा। तो उसको बढ़ाया भी जा सकता है, उससे संख्या नंबर ऑफ आइटम्स को बढ़ाया जाएगा। क्योंकि अब मोबाइल अगर महंगा होता है तो आप महंगाई दर से अफेक्टेड हो जाएंगे। क्योंकि आज भारत में एक 100 अरब से 1 अरब से मतलब 100 जो लोग करोड़ हैं उनसे ज्यादा लोगों के पास मोबाइल फोन है। हर आदमी के पास मोबाइल फोन है, तो मोबाइल फोन की कीमत बढ़ती है तो वो महंगाई में काउंट होगी आने वाले समय में। तो जो जरूरत के हिसाब से महंगाई दर को मापने का तरीका बदला जा रहा है। अभी भी है, अभी रिक्रिएशन अगर आप महंगाई दर के चार्ट को देखेंगे तो उसमें जैसे जूते चप्पल को शामिल किया, अभी शामिल किया गया कुछ साल पहले जूता चप्पल क्यों शामिल किया गया? क्योंकि जूता चप्पल भी अगर महंगा होता है तो वो हमारे लिए आम आदमी को जी बिल्कुल प्रभावित करता है, उसके खर्चे को प्रभावित करता है। ट्रांसपोर्टेशन, अगर आपका आने जाने का किराया बढ़ जाता है, बस किराया बढ़ जाता है, मेट्रो किराया बढ़ जाता है, ऑटो किराया बढ़ जाता है, तो वो भी आपको चुभता है, आपको बिल्कुल है कि नहीं? तो इसलिए उसको भी शामिल किया गया है। लेकिन अभी इन सब चीजों पे इतना फोकस नहीं होता है। मेन मुख्य रूप से आम आदमी, जो आपने सही कहा कि बिल्कुल हम लोग अभी विकासशील देश है और हमारा जो प्रति व्यक्ति आय है वो $2500 है, काफी कम आए हैं। तो इंडिया में 80% लोग आज भी सरकार के अनाज पे जी रहे हैं। तो ऐसे में अगर थोड़ी सी भी खाने पीने की महंगाई महंगी होती है तो वो चुभने लगता है। बिल्कुल। तो राजीव जी, और इस क्रेडिट पॉलिसी पे जो नजर थी, एक और इसका हिस्सा जो है उसको मुद्रा बाजार की नजर थी। आप पिछले दिनों से हम लोग देख रहे हैं कि भारतीय मुद्रा जो है डॉलर के मुकाबले बहुत तेजी से गिरा है, और पिछले 2 महीने का जो वो है, एशिया में डॉलर के मुकाबले जो सबसे कमजोर कोई मुद्राएं हुई हैं उसमें भारत सबसे खराब प्रदर्शन रहा है भारतीय रुपये का। और तो राजीव जी, ये जो क्रेडिट पॉलिसी की बात है, इसमें आरबीआई गवर्नर ने रुपये को थामने के लिए कुछ बात कही है, कुछ उपाय बताए हैं, और क्या अभी प्रतिक्रिया क्या है मुद्रा बाजार की? देखिए, मुद्रा बाजार की प्रतिक्रिया जो है अभी फिलहाल रुपए में एकदम से मजबूती तो नहीं आ जाएगी। आज सुबह 10 बजे जो है हमारे आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा जी ने अपना भाषण दिया, और उसमें उन्होंने जो बताया है मुख्य रूप से वो ये है कि 1 लाख करोड़ का वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो है खरीदेंगे। तो इससे एक तो वो 1 लाख करोड़ मार्केट में आ रहा है, दूसरा है कि $5 बिलियन जो है वो मार्केट में लाएंगे। तो वो डॉलर में लाते हैं तो यानी कि डॉलर का प्रवाह बढ़ेगा, तो इससे रुपए में जो है थोड़ी मजबूती आएगी। लेकिन अभी ऐसा नहीं है कि आज रुपया जो अपने रिकॉर्ड निचले स्तर पे, जैसा कि आपने कहा कि पिछले 1 साल में 5 या 6% 84 के आसपास रुपया था पिछले साल दिसंबर में, अभी 90 से पार चला गया है। तो 6 रुपया बढ़ गया, तो आप देखेंगे 6 से ज्यादा % की बढ़ोतरी, गिरावट है रुपए में डॉलर के अगेंस्ट। तो अब आप इसको अचानक से तो होगा नहीं कि हर रुपया आज उपाय हुआ है या कल बढ़ जाएगा। रुपया तो मेनली रुपये में मजबूती तभी आएगी जब अमेरिका के साथ हमारा डील हो जाएगा। ओके, राजीव जी ने बहुत सही बात कही। रुपये में स्थिरता या मजबूती तभी आएगी जब अमेरिका के साथ हमारा कारोबारी डील हो जाएगा। और जब रुपये की जहां तक बात है, मेरे ख्याल से राजीव जी शायद सरकार या भारत सरकार बहुत ज्यादा चिंतित भी नहीं है। हाँ, अब वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा भी कि हम लोग रातों की नींद नहीं खो रहे हैं रुपये की वजह से, क्योंकि रुपये थोड़ा सा अभी जो कमजोर होगा उससे जो निर्यात को लेकर चुनौती है, निर्यात बढ़ाने में थोड़ा फायदा होता है रुपये के में जो कमजोरी आती है, तो उसको शायद थोड़ा सा एडजस्ट किया जा सकेगा। लेकिन रुपया कमजोर होता है तो एक आम आदमी जिसका बच्चा बाहर पढ़ता है उसको बहुत समस्या होती है, या जो विदेश जाना चाहते हैं, विदेश जाते इलाज करवाना चाहते हैं या घूमने जाते हैं पर्यटन के हिसाब से, उनके लिए भी समस्या की बात है। तो आज बस इतना ही। आरबीआई की मौद्रिक नीति पॉलिसी पे जो आज घोषित हुई है उस पर हमारी चर्चा यहीं तक है। आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।